Hello everyone. So welcomes you again on our YouTube channel Bright Future Study Point. हम लोग सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. और वहाँ से जाके आप पहले उस वीडियो को देखिए. उसके बाद लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म करेंगे. कुछ हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में कवर किए थे. आई थिंक मोलरिटी वहाँ पे हो गया था, उसको हमने क्वेश्चन भी एक किया था. उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज. उसके बाद जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होगा सेकेंड, वो क्या होगा? मोलरिटी. ठीक है. मोलरिटी के बाद क्या होगा? मोलरिटी. चलिए पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं. तो देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था मोलरिटी में कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स एक सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर. उसका जो वॉल्यूम लेना है हमें लीटर में लेना है सॉल्यूशन का, उसे हम क्या बोलते थे? मोलरिटी. यहाँ पे एक चीज़ तो सेम रहेगी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के वेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके प्रेजेंट हैं? सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं. वही हमारा क्या होता है? मोलरिटी. इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी m इज इक्वल्स टू, स्मॉल m से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. m इज इक्वल्स टू number of moles of solute upon weight of solvent in kilogram. Is it clear to all of you? क्लियर है सब लोगों को? इफ यदि हमको ये जो वेट है किसका? सॉल्वेंट का, अगर हमको ग्राम में दिया हुआ है, अगर हमको वेट सॉल्वेंट का ग्राम में दिया होगा तो इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये सब सेम रहेगा, सॉल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब अगर हमको ये ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम के लिए हमें 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा. इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आया हमारे सामने कि सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? तो वैसे तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में फर्स्ट में, लेकिन अब फिर से रिवाइज करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग जानते थे. नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते थे, n से. और n इक्वल्स टू क्या होता था? n इक्वल्स टू व्हाट? गिवन वेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग रखेंगे गिवन वेट या गिवन मास किसका? सॉल्यूट का. जितना हमें सॉल्यूट का मास दिया हुआ है अपॉन इसका मोलर मास. तो इन वैल्यूज़ को पुट करके हम नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टांस के लिए, स्पेशली यहाँ पे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, जो हमने वो सॉल्यूशन में लिया है, तो उसका हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n से, और गिवन मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे गाइस W1 से. समझते रहना ध्यान से. W1 को हम नोट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं किससे? गिवन मास से. और मोलर मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे m0 से. क्लियर है सबको? m0 से. एंड वहीं पे जो हमें सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है, सॉल्वेंट के वेट को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे किससे? W2 से. तो अगर इन द फॉर्म ऑफ नोटेशंस अगर हम लिखना चाहें इसका फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या बनेगा भाई? m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है हमारे पास? n. ओके, n अपॉन, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख रहे हैं? W2. तो W2, ठीक है, किलोग्राम में होगा ये. अब नंबर ऑफ मोल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कि W1 अपॉन m0. तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा? W1 अपॉन m0 इंटू में W2, इंटू में W2. इस तरह से हम मोलरिटी के फॉर्मूले को लिख सकते हैं, जहाँ पे W1 क्या डिनोट करेगा हमारा? गिवन मास सॉल्यूट का,
एम नॉट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, एंड W2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमको गिवन है। तो गाइज ये हमारी रही मोलरिटी। सबको आई होप समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक एक बार आप कर दें, ठीक है। दोबारा समझते हैं इसको, एक बार रिवाइज करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के एक सॉल्वेंट किलोग्राम में लेना है हमको, उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट्स को कैसे हम बनाते हैं, बनाना सीखते हैं यूनिट्स को। यूनिट्स जैसे मोलरिटी की भी हमको मान लो निकालनी है, तो यूनिट्स हम कैसे बनाएंगे। मान लो हमें मोलरिटी की लिखनी है, तो मोलरिटी क्या होती थी, मोलरिटी होती थी हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मोल से लिखते हैं और ये हमें किस में लेना है, सीधे हमने लिख दिया यहीं पे लीटर में, तो मोल पर लीटर, और इसको हम एम से भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट बन के आई किसकी, मोलरिटी की, सॉरी। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से लिखते थे, नीचे हम क्या लिखते थे, वेट किसका, सॉल्वेंट का किलोग्राम में। तो आई होप आप अपने आप बना पाओगे इसको कि मोल पर किलोग्राम, और इसको हम स्मॉल m से भी लिख देते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको। चलिए समझ में आ रहा होगा आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस गाइस हम लोग करेंगे सारे टर्म्स को ख़त्म करने के बाद, एक या दो वीडियो लेक्चर में सारे टर्म्स को हम ख़त्म कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। ओके, सो कंसंट्रेशन टर्म्स को फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो होगा हमारा इसके बाद नंबर थर्ड, वो होगा नॉर्मेलिटी। क्या होगा, नॉर्मेलिटी। पहले हमने मोलरिटी पढ़ा, फिर मोलरिटी पढ़ी, उसके बाद थर्ड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज व्हाट, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा एक काम करते हैं, तीनों को पहले लिख लेते हैं, तीनों में डिफरेंस भी हम कर पाएंगे। मोलरिटी थी n अपॉन VL, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और ये n अपॉन W kg में, W2 जिसको हमने लिया था। चलिए, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ध्यान देना इसमें से थोड़ा सा फर्क है इसमें और मोलरिटी में है। वहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, है ना, इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते थे लीटर में मोलरिटी के केस में, और यहाँ भी हम लोग वही चीज़ ले रहे हैं सेम, लेकिन जो अंतर होगा वो किस में होगा कि यहाँ पे हमको लेने हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। ओके, तो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें द सेम टाइम हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हमको एक ग्राम में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिखाई देगा तो उसके लिए हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000 कर सकते हैं। तो लिखे देते हैं उस फॉर्मूले को भी यहाँ पे कि ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहेगा ये ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये हमको ग्राम में या सेंटीमीटर, सॉरी आई थिंक मिलीलीटर में, नॉट ग्राम, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट्स को, ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम लोग EQ से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, वी विल डिनोट द ग्राम इक्विवेलेंट्स विद EQ से डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा होगा सबको आई होप। और ये तो हम करते ही थे V, और V किस में देना हमको, L में, VL से, ठीक है। सो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, n इज इक्वल्स टू EQ ओवर VL। अब हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज EQ, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को तो हम निकालना सीख लिए थे कि नंबर ऑफ मोल्स को हम गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन में उसका मोलर मास रखते थे तो हम लोग निकाल पाते थे। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया कि अब इक्विवेलेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इक्विवेलेंट्स को फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। इक्विवेलेंट EQ इज इक्वल्स टू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि गिवन मोलर मास किसका, सॉल्यूट का अपॉन उसका इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे उसका गिवन मास या गिवन वॉल्यूम वेट, ठीक है। गिवन मास अपॉन में क्या होगा उसका इक्विवेलेंट मास, अपॉन में होगा उसका इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास एक नया नोटेशन, नया टर्म हमारे पास आ गया, ठीक है, कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होगा। पहले इसको नोटेशन इसका लिख लेते हैं। गिवन मास को हम लोग W1 से लिखते थे, फर्स्ट पहले भी हमने लिखा था, और इक्विवेलेंट मास को एट द सेम टाइम लोग लिखेंगे EM से। तो अगर हमसे पूछा जाए या हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ भी गया होगा कि सर इक्विवेलेंट मास EM को हम कैसे लिखेंगे, तो EM को लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। EM को हम लोग जानते हैं ये क्या होता है कि मोलर मास जो हमारे पास सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूट का मोलर मास अपॉन में उसका n फैक्टर। और देखो नई नई चीज़ें आती जा रही हैं ना, पहले आया इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा, तो आया इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो भी हमने जान लिया, तो आया n फैक्टर क्या होता है। अब देखो सब चीज़ों को हम जानते जा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना n फैक्टर का, अभी वो भी हम बताएंगे n फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं। चलिए तो देखो अब मोलर मास को हम लिखते थे m0 से, ठीक है, n फैक्टर को हम लोग n से ही लिख देते हैं, ठीक है। n फैक्टर को n से हम लोग डिनोट कर सकते हैं ऑब्वियसली लाइक दैट। अब इन वैल्यूज को अगर हम इसमें रखें तो n का फॉर्मूला क्या बन सकता है, n इज इक्वल्स टू, बताइए इक्विवेलेंट्स क्या होगा, W1 ओवर EM, ओके, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अगर हम चाहें कि इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पुट करें तो वो भी हम कर सकते हैं। उससे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन सकता है कि n इज इक्वल्स टू, इधर लिख रहा हूँ मैं, इसके बाद n इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बताइए, W1 ओवर EM की वैल्यू क्या होगी, m0 अपॉन n फैक्टर, m0 अपॉन n फैक्टर को हम n से लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनटू में VL वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इस तरह से गाइस हमने नॉर्मेलिटी को भी क्लियर कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। आगे हम लोग अब इसकी यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आएगा सबको, लाइक कर दीजिए समझ में आ रहा हो तो। चलिए तो यूनिट्स की बात कर लेते हैं। अगर यूनिट की हम इसकी बात करें, यूनिट हम निकाल रहे थे अभी, कैसे निकाल रहे थे इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और इक्विवेलेंट्स को हम लोग लिखते हैं इसकी यूनिट तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आ गया समझ में, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर्स क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। सो इस तरह से हमने नॉर्मेलिटी को ऑब्वियसली क्लियर कर लिया। अब जो नया टर्म हमारे पास आया नॉर्मेलिटी से निकल के, वो आया कि सर n फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज n फैक्टर। सो डिफाइन करते हैं n फैक्टर को भी, देखते हैं कि कैसे कैसे हम n फैक्टर को निकाल सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको राइट कर सकते हो नोट्स बुक में। गाइस नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, बनाते रहिए नोट्स को, ज़रूरी है, जिससे कि हम बाद में जब इसको पढ़ने बैठते हैं तो क्या होता है कि हमें नोट्स से पढ़ के समझ में आता है, खुद के बनाए हुए नोट्स से, ठीक है। तो नोट्स एट अ टाइम बनाते रहिए। और चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, कि n फैक्टर को हम कैसे अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो n फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में अलग अलग तरह से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे अगर हम उसको डेफिनेटली देखें तो होता क्या है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस या ट्रांसफर ऑफ आयंस को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर कहते हैं कितने आयंस किसी सब्सटेंस ने ट्रांसफर किए हैं। चलो देखते हैं उसको। तो अगर हम एसिड्स की बात करें, अगर हमारे पास कोई एसिड है उसका हमें n फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो 4 एसिड्स, एसिड्स के लिए n फैक्टर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस
प्रेजेंट, कि कितने उसके अंदर H पॉजिटिव आइंस प्रेजेंट हैं किसी एसिड के अंदर, वही क्या होता है उसका N फैक्टर। चलिए देखते हैं, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया HCl। अब HCl को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये टूटता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। तो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है ये बताओ, कितना आसान है इसको निकालना। H पॉजिटिव आयन कितना दे रहा है, 1 दिख रहा है नाम लोगों को, तो N फैक्टर इसका क्या होगा 1। हमें सीधा क्या देखना है कि कितने वो H पॉजिटिव आयन से देगा हमको, वही क्या होगा इसका N फैक्टर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2SO4, ये क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये दो तरह से डिसोसिएट होता है। फर्स्ट तो हम देख सकते हैं कि इसमें H है हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट होगा, टूटेगा। अब ऐसी कंडीशन में जो इसका N फैक्टर होगा वो कितना होगा, गिविंग H पॉजिटिव आइंस कितने होंगे इसके 1H पॉजिटिव आइन मीन्स N फैक्टर कितना होगा इसका 2H पॉजिटिव आइंस मीन्स N फैक्टर क्या होगा इसका 2, ठीक है भाई। H पॉजिटिव और कितने आइंस दे रहा है वो 2H पॉजिटिव आइंस, मीन्स इसका N फैक्टर क्या होगा 2 होगा ऑब्वियसली। चलिए अब एक तरह से वो डिसोसिएट होता है। दूसरा तरीका क्या है इसका कि ये टूटने के बाद कभी कभी क्या देता है H पॉजिटिव कंडीशन पे वो डिपेंड करती है चीज़ कि H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, कभी कभी HSO4 नेगेटिव देता है। अब ऐसी कंडीशन में इसके पास एक ही H पॉजिटिव आयन है तो N फैक्टर भी इसका क्या होगा, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप, कितना हो जाएगा ऑब्वियसली कितना होगा 1। तो इस तरह से हम एसिड्स के लिए N फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें बेस के लिए करना होता है फॉर बेसिस, हाउ टू फाइंड आउट N फैक्टर फॉर बेसिस, तो बेसिस के लिए देखते हैं। अब देखो बेसिस के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, एसिड के लिए H पॉजिटिव आइंस, तो बेसिस के लिए हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट, कि कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आइंस प्रेजेंट हैं किसी बेस में, वही क्या होगा उसका N फैक्टर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं लूँ यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ बेस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसको डिसोशिएट अगर हम करें तो कैसे डिसोशिएट होगा, ये Na पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। अब NaOH में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो कितने OH नेगेटिव आए, ओनली 1, तो N फैक्टर भी क्या हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 1। क्लियर है सबको। तो कोई भी बेस होगा हमारे पास जितने उसमें OH नेगेटिव आइंस होंगे वही क्या होगा इसका N फैक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर सॉल्ट्स के लिए हम लोग निकालते हैं N फैक्टर को। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स के लिए हम कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ आइंस एक्सचेंजेस, कि कितने नंबर ऑफ आइंस एक्सचेंज हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सॉल्ट है, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेता है, वेरी सिंपल, NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिसोसिएट करें, तोड़ें, तो क्या होता है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर्म होगा। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यानी कि एक आयन की शेयरिंग हुई है। देखो हमेशा ध्यान रखना N फैक्टर को कभी हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिखते, N फैक्टर को कभी हम कैन नॉट बी रिटन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, कभी ना पॉजिटिव लिखेंगे ना ही नेगेटिव। इसको हम सीधा लिखते हैं, जैसे अब एक यहाँ पे पॉजिटिव है एक नेगेटिव, यानी कि एक आयंस का यहाँ पे शेयर हुआ है, मीन्स N फैक्टर क्या होगा इसका 1। समझ में आ रहा है सबको। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो एग्जांपल मैंने लिया है, इसका कुछ एक मीन है, ठीक है, इसके पीछे में मोटिव है वो समझते हैं। अब Al2SO4 में क्या होगा, देखो Al के पास होते हैं 3 पॉजिटिव आइंस एंड SO4 के पास कितने होते हैं -2। अब देखो यहाँ पे जब शेयरिंग होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हमें आइंस को बैलेंस करना है, तो 2Al। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे 3SO4, इट मीन्स 3 2 6, 3 2 6, तो आइंस बैलेंस होंगे तो कितना बन रहा है N फैक्टर हमारे पास 6 आइंस की क्या हो रही है शेयरिंग, तो N फैक्टर भी इसका क्या होगा 6 ऑब्वियसली। तो इस तरह से हमने N फैक्टर को समझा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को निकालने के लिए। अब कभी कभी एक क्वेश्चन रेयरली आ जाता है, अगर हम IIT वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में भी हमें क्या देखना होता है कि कितने उसने आयंस ट्रांसफ़र किए हैं, शेयर किए हैं सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने में। जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सब इसको जानते हैं, पर्पल कलर का हमारे लैब में मिल जाता है हम लोगों को। तो ये क्या होता है, जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ से Mn फॉर्म करता है, Mn2 पॉजिटिव, जबकि इसकी जो OS होती है मैक्सिमम +7, तो +7 से कहाँ आता है, +2 में। इट मीन्स इसने 5 आइंस 5 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है, तो एन फैक्टर भी क्या होगा इसका 1। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एन फैक्टर क्या होगा, सॉरी 5। इस तरह से हम एन फैक्टर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहेंगे। हमने इस लेक्चर में मोलिटी को पढ़ा, फिर हमने एन फैक्टर को निकालना सीखा, ठीक है, इक्विवेलेंट मास वगैरह हमने पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक शेयर वीडियो को करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।